हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, आज हम सभी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, किस तरह से सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, किस तरह सेंटेंस को बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले सर्वप्रथम ये जानना होगा कि सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा पर हम लोग ध्यान देंगे। इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। ए group of words that make a complete sense is called a sentence। बच्चों एक बार इसकी परिभाषा को आप पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर हम इसकी परिभाषा को हिंदी में बच्चों बात करें तो इसकी जो मूल परिभाषा है वो ये होगी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। बच्चों इसकी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखी है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं, दोनों में ही समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें जो मूल शब्द हैं वो क्या है, तो सबसे पहले उस शब्द को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे इसमें खोजबीन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, सेंटेंस किससे बनता है। सबसे पहले तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिए एक लिखा है शब्द वर्ड्स। वर्ड्स का अर्थ ही होता है शब्द, यानी कि कई सारे शब्दों को मिलाकर ही सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों का होना अति आवश्यक है, परंतु सिर्फ शब्दों का नहीं, वो शब्द एक समूह में हो, संगठित हो, उसके बाद वो अर्थपूर्ण हो, अर्थात वो लिखने के बाद अपना खुद का एक स्वयं का अर्थ प्रकट करते हो, तो वही वाक्य कहलाएगा, वही सेंटेंस कहलाएगा। इसकी परिभाषा बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो बच्चों जिस तरह आप लोग मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बताइए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो वहीं आप समझिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। आप लोगों ने बचपन में ही सुना होगा, वो व्यक्ति ये कार्य करता है, वो व्यक्ति ये कार्य करता है, वो व्यक्ति ये कार्य करता है। उस व्यक्ति का मूल नाम आपने बताया होगा कि व्यक्ति ये कार्य करता है, तो कौन सा व्यक्ति? हाँ, वो व्यक्ति अबाउट whom वी स्पीक, जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, वो व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है। सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वो होगा अबाउट whom वी स्पीक। थोड़ी सी इंग्लिश में बोलिए ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए, और आप भी आदत डालिए बच्चों। अबाउट whom वी स्पीक इंग्लिश, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। प्रेडिकेट क्या है बच्चों? उससे पहले यहां पर आप नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। जैसा भी मैंने पहले ही बता दिया
कि कर्ता वो है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए या वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जाए, वही शब्द कर्ता कहलाएगा। तो पहला जो मुख्य भाग है वाक्य का वो ये है कि सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। सब्जेक्ट को आपने पढ़ते ही समझ लिया, वैसे ही प्रेडिकेट को भी आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। लिखा हुआ है इसमें व्हाट वी स्पीक, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं। पर हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो किसके बारे में? कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो हम बोलते हैं, जो हम कर्ता के बारे में बताते हैं या जो सूचनाएं हम देते हैं, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका भी। चलिए अब बच्चों जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग सेंटेंस। यहां पे बच्चों देखिए रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, इसका सीधा सा एक साफ मतलब बच्चों रीऑर्डरिंग, री मतलब पुनः दोबारा से, ऑर्डरिंग का मतलब है कि क्रम में लगाना, परंतु किनको? सेंटेंस को, सेंटेंस को पुनः क्रम में लगाना। तो अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना ही एक वाक्य में बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों आपको इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि अब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाक्य के भीतर सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। उसके बाद हम फिर से इसको रीऑर्डरिंग करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं कि इसमें कहां सब्जेक्ट है और कहां पर ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों पहला वाक्य पढ़ते हैं, प्लेज वेल वेरी राहुल, प्लेज वेल वेरी राहुल। इसमें अगर इसकी हिंदी निकालें तो सबसे आसान हो जाएगा। और यही नहीं बच्चों, आप अगर ग्रामर कभी भी पढ़ें और आप अगर उसकी हिंदी समझते हैं तो लगभग समस्याएं जो आपकी होती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। परंतु अगर बच्चों आपको नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी प्रयास करें, एक दो बार पढ़ेंगे। और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जरूरी है आपको इंग्लिश भी आनी ही चाहिए। मैं तो आपको हिंदी और दोनों में ही पढ़ा दे रहा हूं, आप दोनों तरीकों से ही समझिए। जिसको हिंदी पसंद है वो अपनी हिंदी से देखे, जिसको इंग्लिश पसंद है वो अपनी इंग्लिश से देखे। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे प्लेज वेल वेरी राहुल। अब इन सभी शब्दों का हम जरा अर्थ लिख लेते हैं। तो बच्चों जैसे आप देखिए कि प्लेज, दूसरा शब्द लिखा है वेल, जो तीसरा शब्द है वो है वेरी, चौथा शब्द जो है वो है राहुल। अब इन सब की हिंदी लिख लेते हैं। तो प्ले का अर्थ बताइए? खेलना। प्ले का अर्थ खेलना, आप तो ज्यादा ही खेलते हैं। वेल, वेल का अर्थ क्या है? ठीक या अच्छी तरह, ठीक या अच्छी तरह। वेरी, वेरी की हिंदी होती है बहुत, वेरी की हिंदी बहुत। राहुल, अब राहुल का तो नाम ही लग रहा है, राहुल किसी भी व्यक्ति का नाम है। हो सकता है आप में से वीडियो देखने वाला ही कोई राहुल हो, निश्चय ही कोई राहुल हो सकता है। तो एक बार देखिए, प्ले का मतलब खेलना, वेल का मतलब ठीक, वेरी का मतलब बहुत, और राहुल तो नाम ही है। अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि रीऑर्डर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम किसको किस तरह रखें तो वो रीऑर्डर कहलाएगा। हम जान पाएंगे कि वो ऑर्डर में है या नहीं। इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले बच्चों एक इसका रूल देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग उस रूल का यूज करते हैं जिस रूल से हम लोग ऑर्डर में सेंटेंस को रख सकते हैं। तो जो रूल है आसान सा वो हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना होगा। सब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है कर्ता। इसके बाद सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया।
पिछली कक्षाओं में बच्चों आपने सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब नाम से पढ़ा होगा। इसके बाद बच्चों मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसे आप विधेय या कर्म भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों अदर वर्ड, अन्य शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान जाएंगे कि किसी भी सेंटेंस को अगर ऑर्डर में लाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट, जैसा कि आपने देखा कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति है जो कोई कार्य करे। हमें नाम से पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो राहुल एक नाम है, जो राहुल एक ये नाम है, ये कोई कार्य करने वाला ही है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको रख लेते हैं राहुल। अब आगे देखेंगे बच्चों क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो देखने पे हमको नहीं दिख रहा है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके क्रम में जब आगे हम बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर वर्ब है। वर्ब का मतलब है क्रिया। यहाँ पर देखिए बच्चों तो एक शब्द लिखा मिल रहा है प्लेज, और प्ले का अर्थ मतलब होता है खेलना। चूंकि बच्चों ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस लगा हुआ है। ये हम लोग डिटेल में टेंस में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसका ऑर्डर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आगे जो शब्द लिखना है वो है हमारा प्लेज। आगे बच्चों आ जाइए, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट। पर बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है, बस हमको क्रिया दिख रही है। क्रिया के आगे दो शब्द और लिखे हैं, एक तो लिखा हुआ है वेल, दूसरा लिखा हुआ है वेरी। और आपने देखा है कि वेल का मतलब होता है ठीक या भली प्रकार से या अच्छे तरह से, और वेरी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा या अत्यधिक। तो राहुल खेलता है, कैसे खेलता है? ज्यादा अच्छे तरीके से। आप लोग देखिए, राहुल खेलता है, कैसे खेलता है? ज्यादा अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ब है, जो उसका खेलना है, जो उसका कार्य है, उसकी विशेषता बता रहे हैं ये। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो हम चाहें तो यहां पर इसको रख दें, और रखते ही ये पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं वेरी। और जो नेक्स्ट शब्द बचा वो है वेल। देख लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से सही हो गया। राहुल प्लेज वेरी वेल। राहुल खेलता है बहुत अच्छे तरह से। अब हम लोग हिंदी व्याकरण का यूज करेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि राहुल बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। तो देखिए कितना आसान था रीऑर्डर करना। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग अब बाकी जो सेंटेंस बचे हैं इन सब का भी रीऑर्डर कर लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों समझने के लिए। चलिए, बच्चों आइए, अब एक वाक्य हमने देख लिया, पर अब इस एक वाक्य का भी अगर सही उपयोग करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। शुरू से ही सारे वाक्यों को अच्छे तरह से रख के देख सकते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी एक एक्सरसाइज ही तैयार हो जाएगी बच्चों। तो देखिए इसका सबसे पहले उपयोग, पहला सेंटेंस जो हमें ठीक तरह से बनाना है, देखिए अभी आपने पहला बना के सीख लिया है, पहला आपने देख लिया है कि किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम राहुल को रखेंगे, तो राहुल प्लेज वेरी वेल। जो अगला वाक्य है बच्चों इसको देखिए, इसमें लिखा है नेम हिज इज रमेश, यानी कि नेम का मतलब नाम, हिज मतलब उसका, इज मतलब है रमेश। अब उसका नाम ही रमेश है। किसका नाम? उसका नाम रमेश है। रमेश यहां अभी आप देखिए, यहां पर आपने सोचा था कि राहुल एक नाम है, व्यक्ति काम करने वाला है, तो ठीक है आपने उसको पहले लिख दिया। यहां व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में सूचना दी जा रही है कि वो व्यक्ति ये है। कौन सा व्यक्ति है? ये रमेश। कौन रमेश है? रमेश कौन है?
वो है, और वो नहीं उसका नाम है। आप देखते हैं तो कहते हैं वो रमेश है, लेकिन वास्तव में वो रमेश नहीं है, रमेश तो उसका नाम है। तो आप बताएंगे हिज नेम इज रमेश, हिज नेम इज रमेश। अगला सेंटेंस बच्चों देखिए, अब तो आसान हो गया होगा। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि चिल्ड्रन प्ले विद बॉल। हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, चिल्ड्रन प्ले विद बॉल, चिल्ड्रन प्ले विद बॉल। अगला वाक्य बच्चों लिखा है रेल द ट्रेन ऑन रन्स। अब आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि रेल भी एक वर्ड दिया है, ट्रेन भी एक वर्ड दिया है, और रेल और ट्रेन ये दोनों ही वर्ड यूज किए गए हैं, जबकि आपने ग्रामर में कई बार रेल का उपयोग किया होगा रेलगाड़ी के लिए, ट्रेन का भी उपयोग किया होगा रेलगाड़ी के लिए। तो यहां तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पर कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं आपको बता दूं, ट्रेन बच्चों उस गाड़ी का नाम है। जब रेलगाड़ी देखते हैं ना, उसका नाम ही है ट्रेन। ये रेल जो है ये उसका नाम नहीं है, उससे नाम से हम लोग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसका एक उपयोग और होता है वो होता है रेल के रास्ते के लिए। तो बच्चों रेल यानी कि वो रास्ता, ट्रेन यानी कि वो गाड़ी, ऑन रन्स दौड़ती है, कहां दौड़ती है? ऑन रेल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ट्रेन रन्स ऑन रेल। और आखिरी सेंटेंस बच्चों आप लोग तुरंत करके इसको देखिए, आप लोग पहले कर लीजिए, करिए, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले बच्चों लिखा है इट मेड इज ऑफ गोल्ड। इट ये, मेड बनी, इज है, ऑफ का या की, गोल्ड सोने, मतलब ये सोने की बनी हुई है। हम लोग कह सकते हैं ये सोने की बनी हुई है। इसको आप ऑर्डर करिए तो मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सोने की बनी हुई है। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। और बच्चों ये हमारे सारे सेंटेंस, पांचों सेंटेंस देखिए बहुत ही आसानी से रीऑर्डर हो गए हैं, और आपके लिए जो कंफ्यूजन था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वो भी खत्म हो गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जिसकी हिंदी है वाक्य के प्रकार। भेद या प्रकार। देखिए बच्चों, अब जो सेंटेंस है इसको मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। पहला जो तरीका है वो बांटने का है, पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। वहीं जो दूसरा तरीका है उसे कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ा सा नाम पे बच्चों फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। पहला नाम है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अर्थात इसका मतलब यह है कि उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। दूसरा जो लिखा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है संरचना के आधार पर। इन्हीं दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है सेंटेंस को। कुछ किताबों में बच्चों आपको दोनों मिल जाएगा, कुछ किताबों में आपको अधिकांश रूप से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यही भाग मिला रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भी पहले ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे ही कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे देखेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बच्चों इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य।
बच्चों ये वे वाक्य हैं जो किसी भी कथन को या यूं कहें कि किसी की कही हुई बात को स्वीकार करते हैं। अब व्यक्ति दो तरह से स्वीकार कर सकता है, या तो वो हाँ में स्वीकार करेगा, यस, या फिर नो, ना में। यस और नो, ना में। हाँ या ना में व्यक्ति किसी की कही हुई बात को स्वीकार करता है। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को फिर से दो भागों में बांटा गया है। तो जो इसको दो भाग में बांटे गए हैं वो पहला कौन सा है? वो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। वो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा बच्चों जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। इस पहले वाले की हिंदी है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वे वाक्य जो सदैव हाँ में उत्तर देते हैं, अधिकांशतः सदैव हाँ में उत्तर देते हैं। जो नकारात्मक है वे सदैव ना में उत्तर देते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बच्चों इन सभी स्क्रीनशॉट्स का हम बाद में उपयोग कर लेंगे जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जब आप इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे तो जो आपका स्क्रीनशॉट है वो बहुत ही मदद करेगा। अगला टॉपिक हम लोग बच्चों देखने से पहले थोड़ा सा इसमें जो वाक्य होते हैं उन सभी वाक्यों को एक बार देख लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या वाक्यों में चीजें हैं, वाक्य की बनावट कैसी होती है। कुछ वाक्यों को लेकर के हम लोग उदाहरण के रूप में लिख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो इसमें जो पहला वाक्य है, पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं, देखिए आप लोग। ही is a good student. He is a good student. वह एक अच्छा विद्यार्थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। देखिए बच्चों इस वाक्य की बनावट देखिए तो ये हाँ में उत्तर दे रहा है। पूछिए वो कैसा विद्यार्थी है, तो उत्तर मिल रहा है वो एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसमें ये मना कर रहा हो कि वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। आप भी एक विद्यार्थी हैं और अच्छे ही विद्यार्थी हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि इसमें कहीं ऐसा लिखा हो कि वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है। आइए बच्चों एक और वाक्य लेते हैं, उसमें देखते हैं। राकेश does not write a story। इसकी हिंदी पढ़िए बच्चों, देखिए राकेश डज नॉट राइट अ स्टोरी। राकेश एक कहानी नहीं लिखता है। राकेश एक कहानी नहीं लिखता है। इसको पढ़ते ही बच्चों आप देख पाएंगे कि सबसे पहले इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, परंतु इसमें देखिए तो यहां पर नहीं शब्द लिखा हुआ है जो कि इसकी नेगेटिविटी को दिखाता है। मतलब इस सेंटेंस को नेगेशन की ओर रखता है, कहता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है।
और जो ये है ये यस में हाँ कर देता है, हाँ कर देता है, यस या हाँ कर देता है। इसका मतलब है कि यही अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग अगले टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप सभी नाम से जानते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है इंटेरोगेट। ध्यान से देखिए, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट की मतलब ही होते हैं पूछताछ। आप कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है, आप बैठते भी हैं तब भी कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। कुल में आके आप यदि कुछ भी कोई कार्य करते हैं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछता रहता है। तो साफ शब्दों में अगर कहें इसके बारे में तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक कार्यों का काम ही होता है, प्रश्नवाचक कार्यों का काम ही है कि आपसे प्रश्न पूछ लेना। कोई ऐसा कार्य हम करें जो प्रश्न पूछने लायक हो, या ना भी करें तब भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो हमसे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग बच्चों देखते हैं। जो इसका एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। बहुत विशेष वाक्य नहीं बच्चों, पर सबसे ज्यादा भारत में उपयोग किया जाने वाला वाक्य है। कुछ ना पूछे कोई व्यक्ति तो ये जरूर पूछ लेता है कि आपका क्या नाम है। तो आपका, अब मैंने एक का नाम बता दिया कि हो सकता है कोई राहुल ही पढ़ रहा हो, तो राहुल जी आप भी ध्यान दीजिए और बाकी जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। इसको देखिए बच्चों, सबसे पहली बात अगर आप इस वाक्य की बनावट के आधार पर बात करें तो इसमें आपको एक विशेष चिन्ह मिलेगा, ये जिसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, या क्वेश्चन मार्क। बच्चों आप वाक्य को देखिए, सबसे पहले यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी बनावट देख के ही थोड़ा सा भय सा आता है कि कुछ ना कुछ पूछने का ही कार्य कर रहा होगा। इसकी बनावट देखिए कुछ इस तरह से है, देख के ही आपको लगता होगा कि आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, हंसी की बात है, आगे ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। क्या, इसमें जो ये क्या शब्द आया है यही प्रश्न पूछने का कार्य करता है बच्चों। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग होते ही हम जान जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो सबसे पहले उनमें से कुछ वाक्यों को हम देख लेते हैं और भी आगे जो हमसे ऐसा लगे कि वो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नवाचक शब्दों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखिए। दूसरा जो वाक्य है वो है When will you read, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे। तुम कब पढ़ोगे। तो बच्चों आप तो अभी भी पढ़ रहे हैं, पर इस वाक्य को ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है तुम कब पढ़ोगे, इसमें कब शब्द जो ये लिखा हुआ है, ये कब शब्द, यहाँ पर आपने देखा था कि क्या शब्द, इसमें देखिए इसमें है कब शब्द। ये क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कितना, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनका उपयोग होते ही हम सभी जान जाते हैं कि ये प्रश्न में अगर इनका उपयोग किया गया है, किसी भी प्रश्न में अगर इनका उपयोग किया गया है तो फिर वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने शब्द हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर कुछ मुख्य शब्द हम लोग नोट कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला जो है वो हम लोग बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप
ये WH टाइप बच्चों। दूसरा देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए, किस प्रकार से? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का अगर यूज किया गया है तब भी इन दो प्रकार से। शुरू में WH टाइप आप लोग जानते होंगे, व्हाट, व्हाई, whom, whose, where, when। देखिए बच्चों, नोट कर लीजिए, ये WH टाइप है। आगे बच्चों HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए। तो जब इनका यूज करते हैं तो ऐसे तो बच्चों बहुत सारे हैं। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर मुख्य रूप से कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इसी के साथ ही हम यहां जोड़ लें कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी की हिंदी होती है रूपात्मक क्रिया। मॉडल ऑक्सिलरी की हिंदी रूपात्मक क्रिया, रूपात्मक क्रिया। रूपात्मक क्रिया ये भी सहायक क्रिया की तरह ही होती हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस नाम से ही बच्चों लग रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बार नाम इसका पढ़िए, ऐसे लग रहा है कि जैसे इंपेरेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सा, कुछ ऐसा। तो हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं हमारी बातें इंपॉर्टेंट ही होती हैं, लेकिन कई मामलों में इंपॉर्टेंट किस तरह से, जैसे कि आपको कोई ऑर्डर दे दे, सजेशन दे दे, कमांड दे दे, रिक्वेस्ट कर दे, इन सभी तरीकों से अगर यूज किया गया तो हम जान जाएंगे कि वही इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या क्या हो, सबसे पहले इसमें कुछ शब्द को देख लेते हैं। जैसे कि कमांड होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं कि सारे वाक्यों में हो, पर ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में हो। ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट ये भी आ सकता है, कोई हमें एडवाइस भी दे सकता है, उसके बाद कोई सुझाव भी दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है, कोई कुछ मना भी कर सकता है, कोई स्वीकृति, कोई किसी भी स्वीकृति हेतु कह सकता है। और बच्चों एक शब्द जो है वो है अर्ज्ड। अर्ज्ड। अगला बच्चों एक है बेग्ड। अर्ज्ड और बेग्ड ये दोनों ही तरीके से जानिए मांगने के लिए प्रयोग होते हैं। क्या, किसके लिए? मांगने के लिए। बेग मतलब भी मांगना ही है, अर्ज मतलब भी मांगना भी है, पर इस मांगने का मतलब क्या है, इसको भीख की तरह है या ऐसे मांग लिया जाए जिसमें जरूरी नहीं कि वस्तु प्राप्त ही हो। आप कई बार जाते हैं, देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भिखारी आ जाता है, आपसे कुछ मांग लेता है, परंतु आप देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो भिखारी आगे बढ़ जाता है, किसी दूसरे को पकड़ लेता है। तो बच्चों उस तरह मांगने को तो बेग्ड बोल देते हैं। परंतु यदि आप मांगने पे अड़ गए और आपको लगता है कि वो दे के ही मानेगा और आप ऐसी स्थिति में उसको कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाए देने के लिए, तो फिर अर्ज करेंगे, यानी कि दृढ़ता पूर्वक। अगर किसी वस्तु को दृढ़ता पूर्वक मांगने के लिए कहा गया है तो अर्ज किया गया है। अब वो अर्ज मत करें कि अर्ज किया है, वो वाला अर्ज नहीं है, ये दूसरा अर्ज है। इसका मतलब है दृढ़ता पूर्वक मांगना, इसका मतलब है मांगना। ये सामान्य है, ये थोड़ा विशेष तरह लग रहा है। तो बच्चों आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ वाक्य भी देखते हैं इसमें। आइए बच्चों, आशा करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा।
अब हम लोग कुछ इसमें वाक्य देखते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला जो एक वाक्य है वो है प्लीज गिव मी ए पेन। प्लीज गिव मी ए पेन। एग्जाम के दिनों में हॉल में आप कुछ कहें ना कहें, पर हो सकता है कि ज्यादातर इस वाक्य का प्रयोग आप करते हो कि प्लीज गिव मी ए पेन। देखिए बच्चों, इसमें एक शब्द आपने यूज किया है प्लीज, और प्लीज की हिंदी क्या होती है आप सब जानते हैं, कृपया। कृपया, प्लीज की हिंदी कृपया। लग रहा है बच्चों कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, और लग क्या रहा है आप सब जानते हैं कि जब हम प्लीज का यूज करते हैं, इस तरह कहते हो, तो वो क्या कहलाता है, रिक्वेस्ट। तो यहां पर जो भाव नजर आ रहा है बच्चों वो है रिक्वेस्ट का, यानी कि रिक्वेस्ट के साथ ही प्रार्थना करने का। ये वो प्रार्थना नहीं ईश्वर से, ऐसे प्रार्थना निवेदन के स्वरूप में, आप निवेदन भी कह सकते हैं, ये ज्यादा सटीक है। आइए बच्चों, दूसरा जो वाक्य है वो है गो देयर। गो देयर, इसका जो मतलब है वो है वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। ऐसे लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है गो देयर, वहां जाओ, इस तरह कोई कह रहा हो, तो सीधी सी बात है इसमें हमको क्या लग रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर, यहां पर देखिए रिक्वेस्ट, यहां पर देखिए ऑर्डर। एक और बच्चों, आजकल गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है, तो एक सेंटेंस उस तरह से, इसमें लिखा है डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। कोई कहे या ना कहे, हो सकता है मम्मी आपको ज्यादा कहती हूं, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में मत खेलो। इसका मतलब क्या है, बाहर धूप में मत खेलो। ध्यान से बच्चों देखिए, तो लग रहा है कि इसमें आपको मना किया गया है। मना करने के लिए भी आपने एक शब्द पढ़ा था, फॉरबेड। फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब क्या है, मना करना। मना करना, नोट कर लीजिए बच्चों। ऑर्डर का आज्ञा देना, आज्ञा देना, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्टेटिव। थोड़ा सा देखिए तो सेंटेंस में लग रहा है कि ऑप्टेटिव यानी कि ओपीटी, ऑप्शन। एक वर्ड देखिए, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब विकल्प। जब व्यक्ति के पास निजी जीवन में कोई विकल्प नहीं करता है तो फिर अंत में वो ईश्वर को ही याद करता है। तो इसका मतलब साफ चीज में पता हो गई कि पहला एक क्या होगा, ईश्वर से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, और क्या करते हैं, ईश्वर से हम किसी के लिए कोई शुभ इच्छा भी रखेंगे। शुभ इच्छा, शुभेच्छा। और हो सकता है बच्चों कि यदि किसी व्यक्ति से आप बहुत इरिटेट होते हो तो आप उसे श्राप भी दे सकते हैं। वैसे कलयुग है, अभी लगेगा नहीं, पर ध्यान दीजिए, प्रार्थना शुभेच्छा, लगता है बच्चों ऐसी बात नहीं है। प्रार्थना शुभेच्छा श्राप, बहुत यत्न करना पड़ेगा फिर ये सब फलित होंगे, पर ध्यान दीजिए। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि प्रे करना, किसी के संबंध में प्रे करना। शुभेच्छा यानी कि किसी को विश करना, और किसी को श्राप देना, कर्स। कर्स, देखिए, प्रार्थना आप किसी के भी संबंध में कर सकते हैं, विश्ड आप किसी के भी संबंध में कर सकते हैं। कर्स, कर्स का अर्थ है श्राप, परंतु ये आप किसी के लिए कर सकते हैं परंतु आप करिएगा नहीं, बस इसी इतने से ही काम चलाइएगा, इसे मत करिएगा। चलिए अब हम इसका उपयोग देखते हैं कि वाक्य के आधार पर, वाक्य की बनावट के आधार पर कैसे हमें दिखेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वाक्य की पहली जो उदाहरण है वो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।
और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर, भगवान, गॉड, कुछ शब्द होते हैं बच्चों, जैसे कि आपने GOD कैपिटल गॉड भी देखा होगा, स्मॉल GOD भी देखा होगा, और आपने लॉर्ड भी देखा होगा। ये 3 शब्द। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बच्चों और होता है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ये कैपिटल गॉड जो है ये भगवान के लिए, इसका मूल अर्थ जो है वो भगवान के लिए ही है। जो छोटा है ये भगवान से नीचे यानी कि देवताओं के लिए है। और बच्चों भगवान में भी जो सबसे उत्कृष्ट हैं उनके लिए भी परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर, गॉड, कैपिटल गॉड, ये भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मॉल गॉड ये देवताओं के लिए, जैसे आप देखते हैं किसी बड़े वटवृक्ष के देवता या किसी बड़े और देवता, किसी नदी के देवता या कोई भी ऐसे देवता, ये भगवान है देवताओं से ऊपर के। और लॉर्ड का यूज करते हैं परमात्मा, परम पिता परमेश्वर के लिए, जो भगवान की कैटेगरी में भी इनसे उत्कृष्ट हैं, इनसे और ज्यादा ऊपर हैं, उनके लिए। तो बच्चों यहां देखिए लिख रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ब्लेस का मतलब आप जानते हैं आशीर्वाद देना, तो ये लिख रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। दूसरा वाक्य जो है बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इसका मतलब है बच्चों शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात आप विद्यालय में भी जाते ही बोल देते हैं शुभ प्रभात सभी अध्यापकों से, उसी में से पता नहीं कि आपका प्रभात आज शुभ होगा या अशुभ होगा, क्योंकि विद्यालय में हो सकता है किसी ने कॉपी चेक करने के लिए, किसी ने टेस्ट लेने के लिए, या किसी अध्यापक ने कुछ और करने के लिए कहा हो, परंतु आपको तो सबको बोलना ही पड़ेगा गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए गुड मॉर्निंग जो है यहां पर आप देखिए इसी तरह मिलता जुलता लग रहा है, यानी कि जो ये मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है ये किसी के लिए विश किया गया है, उसके लिए कोई इच्छा की तरह मांगी गई है, कोई इच्छा, ये भी विश की तरह ही है। या आप इसको प्रे भी कह सकते हैं कि ये प्रे है। और अगला जो आप गुड मॉर्निंग लिखा है मैंने, इसको भी आप देखिए तो इसको भी देखने में यही लग रहा है कि इसमें भी किसी को विश ही किया गया है, किसी के लिए शुभ इच्छा ही रखी गई है कि आपका जो आज प्रातः है या जो आपका जो प्रभात है, आज की जो सुबह है वो शुभ हो। अगला बच्चों कर्ज के लिए, जिसके लिए हो सकता है आप में से कुछ बहुत देर से देख रहे हो कि सर कर्ज वाला कब एग्जाम्पल देंगे, तो कर्ज वाला भी एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं नरक में जाओ, नरक में जाओ। परंतु बच्चों आजमाइएगा नहीं, आपके कहने से कोई जाएगा नहीं, फिर भी आप लोग बस याद रखिए कि एक बार इसको देखिए, मे यू गो टू हेल। बच्चों इसमें हेल का जो मतलब है वो नरक में है, या कई बार नरक के समान गुण वाले स्थान से, नरक के समान गुण वाले स्थान से, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला सेंटेंस जो बच्चों लिखा है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अंतिम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों एक इसके पहले का जो आपने भी पढ़ा है ऑप्टेटिव, मैंने बात बात में इसको बोल दिया था, इसकी हिंदी आपको बोल दी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हो, ध्यान ना दिया हो, तो इसका हिंदी नाम भी लिख लीजिए, भाव वाचक वाक्य। आइए बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक
अर्थात कि विस्मय में डाल देने वाला। और आप विस्मय शब्द को जानते ही हैं, चौंका देने वाला, चौंका देने वाला, या आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित कर देने वाला। ऐसे वाक्य जो विस्मय यानी कि चौंका दें, विस्मय यानी कि चौंका दें, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। या जिन वाक्यों को पढ़ के हमें आश्चर्य महसूस हो, उन वाक्यों को हम भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए इसे भी एक बार। चलिए, नोट कर ही लिया है आपने। सबसे पहले बच्चों अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका उपयोग करके हम ये जान जाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सबसे पहले बच्चों जो इसकी पहचान है, इसकी पहचान वो क्या है? इसकी पहचान है कि आप इसमें ध्यान दीजिए, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो सकता है कि कुछ कहें, एक्सक्लेम्ड, इसमें एक मूल शब्द जो है वो है एक्सक्लेम्ड। आप एक्सक्लेम करते हैं, और एक्सक्लेम्ड वर्ड का मतलब क्या है? आप कहेंगे, पर कहने का भाव बदला होगा। आप किस तरह से कहेंगे? प्रसन्नता से कहेंगे, दुख से कहेंगे, प्रसन्नता से और दुख से, प्रसन्नता से, दुख से, या आश्चर्य से भी। अगर आप आश्चर्य से भर गए हों तो आप आश्चर्य से कहेंगे, आश्चर्यचकित होकर। देखिए बच्चों, एक्सक्लेम्ड नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब एक्सक्लेमेशन वाक्य में क्या होता है? अभी आपने देखा कि आप कुछ कहेंगे, एक्सक्लेम करेंगे, पर बच्चों किस तरह से एक्सक्लेम करेंगे? तो सबसे पहले आप अचानक किसी घटना से, और जैसे ही कोई घटना आपके सामने घटित होगी, आप सभी जानते हैं जैसे ही कोई घटना घटेगी आप सबसे पहले उस घटना से आहत होंगे, या हो सकता है वो घटना आपके लिए हास्यास्पद हो, हंसने लायक हो, या हो सकता है वो घटना आपको चौंका देने वाली हो। ऐसी कोई सी भी घटना हो तो उससे आपके मन में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है इमोशन, इमोशन, दूसरा इमोशन या आप सडन फीलिंग कह लीजिए, सडन फीलिंग। अचानक ही मन में कोई भाव आ जाएगा, कोई इमोशन आ जाएगा आपके मन में। और जो दूसरा है वो दूसरा इमोशन और सडन फीलिंग, इन दोनों को मिलाकर के ही आता है। यूं कहें कि जो इमोशन है यही ग्रेट तरीके से बढ़ जाता है, ग्रेट। और आप कह सकते हैं कि जब साइकोलॉजिकल, ग्रेट साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, इनसे भी मिल करके जो हमारे मन में भाव उठते हैं वो आगे दिखाई पड़ते हैं। तो जब व्यक्ति इमोशन में आता है, तब जब व्यक्ति में सडन फीलिंग आ जाती है, अचानक से कोई भाव आ जाता है, या व्यक्ति को बहुत ही विशेष रूप से कोई मानसिक ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा क्रियाकलाप जो मानसिक स्तर पर उसे प्रभावित करती है, ऐसी सभी चीज़ें। तो बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचान है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला हम लोग देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण जो इसका है वो है व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। इसकी हिंदी बच्चों देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। कितना सुंदर चित्र है ये, कितना सुंदर चित्र है ये। अब व्यक्ति पूछता तो भले ही है कि कितना सुंदर चित्र है ये, पर आप ध्यान से देखिए यहां पर कहीं आपको, जैसे आपने देखा था अभी कि क्वेश्चन मार्क लगता था, उस तरह से यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है।
बल्कि यहां पर आपको एक विशेष चिन्ह मिला होगा, विशेष चिन्ह। ये विशेष चिन्ह क्या है, इस विशेष चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस विशेष चिन्ह का नाम है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए बच्चों, ऐसी बनावट, ऐसी संरचना, इस चिन्ह को ही कहा गया है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यही वो चिन्ह है जो प्रदर्शित करता है हमारे हाव भाव को, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, इन सभी चीजों को ये चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों, अगला जो एक और एग्जाम्पल है, हाउ ग्रेट यू आर। आप कितने महान हैं, तो आप अत्यधिक महान हैं। कितने? आप अत्यधिक। हाउ, यहां पर देखिए, क्या यहां पर ये जो वाक्य मैंने लिखा है, क्या ये वाक्य बिल्कुल ठीक है? हाँ, इस वाक्य में क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क नहीं लगा था, सिर्फ फुल स्टॉप लगा है। तो ध्यान देना है बच्चों कि अगर आप जल्दबाजी में कहीं पे फुल स्टॉप रख देते हैं या आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देते हैं और आप यदि एक्सक्लामेशन मार्क का उपयोग नहीं करते हैं तो वाक्य पूर्णतः बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमको लिखते समय उनके चिन्हों का भी सही उपयोग करते रहना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज का ये पहला टॉपिक था सेंटेंस। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगला हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो देखिए, इसे पढ़िए, इसे समझिए, आपको अच्छा लगता हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने किसी ग्रुप में। और जिस पार्ट को आपने देखा हो और आपको पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा हो, उस पार्ट को नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।